नमस्कार दोस्तों। आज का मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर है जो 14 दिसंबर को होना था वो हो चुका है। पेपर 2 जो है ये था और इसका जो है हम सीडीपी का जो है आंसर की जो है आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक एक करके जो है आपको आंसर की मिलती जाएंगी। तो इस आंसर की से आप चेक कर लीजिए कि जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखिए, पेपर के बारे में रही बात तो पेपर बहुत सिंपल था। पेपर पूरा पेपर जो है आप टैगवर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही पेपर जैसा सामान्य पेपर आता है, एक शब्द से आप केवल शब्द की मीनिंग पता हो तो पूरा आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा क्या होती है, बहुभाषिता क्या होती है, पियाजे के संबंध में। ये मैंने बार बार आपसे कहा है कि यहां से क्वेश्चन 101% मिलेगा और वो चीज़ यहां पे आई भी है। रही बात टैगवर्ड की, तो बहुत सारे टीचर कह रहे हैं कि टैगवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, टैगवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टैगवर्ड से कैसे 60-70% क्वेश्चन टैगवर्ड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो उनको देखते हैं और अपने पेपर चेक कर लीजिए। 100% पेपर जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने इसको क्या जो है एनालिसिस करके जो है आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले का जो है आंसर है समावेशी शिक्षा में जो है समावेशी कक्षा में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधित करता है। ये समावेशी शिक्षा टीचर में का काम होता है समावेशी कक्षा में। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले तो हम देख लेते हैं टैगवर्ड वाला। यहाँ पे बच्चों को अलग करता है, गलत बात। यहाँ पे बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, ये भी नहीं होना चाहिए। कमियों को जो है पहचान करता है। बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको सी आंसर लॉक किया होगा, बल्कि सी यहाँ पे नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि समावेशी क्लासरूम में देखिए प्रतिभाशाली बच्चा, सामान्य बच्चा, विशिष्ट बच्चा सब होते हैं। तो एज अ टीचर जो है एक ही तरीके की शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता सबके ऊपर। अब जो बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो कैसे जो है देखेगा, अब उसके लिए तो कई अलग तरीके की तकनीक यूज होनी पड़ी। यहाँ इसलिए बोला गया कि विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्चा और विभिन्न शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधन करता है, ये टीचर की भूमिका होती है। 100% सही क्वेश्चन है। सीबीएसई का जो है मतलब सीबीएसई इसको गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा ये है आंसर सी, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, इसको यहां पे शामिल नहीं करेंगे। बाकी जो है सभी आंसर पॉजिटिव रूप में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां होंगी। तो नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए जो है कौन सी रणनीतियां होंगी, तो उदाहरण पेश करना है। जैसे आगमन और निगमन विधि मैंने बताया था कि पहले बच्चों को आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद नियमों की जानकारी देते हैं, है ना। और यही जो है तकनीक जो है बाल केंद्रित जो है विधि में मानी जाती है। उसके बाद गैर उदाहरण भी पेश करने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल उदाहरण ही, गैर उदाहरण बुक्स भी हैं, हम उदाहरणों के अलावा उनके बच्चे के जो है नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। भाई उदाहरण से तो बता दोगे लेकिन नियम नहीं बताओगे, उनके बारे में तथ्यों को नहीं बताओगे तो बच्चा कैसे जानेगा, है ना। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी है। अवधारणाओं के बीच में संबंधों को जो है बताना चाहिए, इन दोनों के नियमों के बारे में सब चीज़ें संबंध। तो यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वो है सिर्फ परिभाषा याद करना, रटना, ये तो टैग वर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे आंसर हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेओ वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया था। अब देखिए, लेओ वाइगोस्की ने आपको भाषा के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की उन्होंने स्पीच दी थी। ठीक है, वो सोशल स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच। हमें देखना है इसमें अंतर, इसमें तो आंसर नहीं है या फिर कोई और होता। तो यहाँ पे देखते हैं चौथे का जो आंसर है वो है भाषा के, जो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो भाषा जो है आत्मकेंद्रित भाषा है जिसका प्रयोग केवल, टैगवर्ड आ गया, काट दो। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, काट दो। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञानात्मक संबंधित नहीं है, काट दो। भाषा एक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जो है उन्होंने उपकरण माना था। ठीक है, संज्ञानात्मक के कई तरीके से सुगम बनाती। आंसर हो गया डी, 101% ये सही आंसर है। ठीक है, पांचवा है, हालांकि जो है उत्तर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, ठीक है, स्वालीनता मतलब है ऑटिज्म से शिकार जो है बच्चा, जो सामाजिक रूप से उठना बैठना जो है उसको दिक्कत होती है, आपसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, बड़ा जो है बेचैन टाइप का होगा, एग्रेसिव हो सकता है। तो इस टाइप का बच्चे का तरीके का आंसर है। तो मैंने आपसे बोला था कि ऑटिज्म, ये तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा देखिए, यहाँ पे होगा सामाजिक, भावनात्मक और
परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो आंसर हो गया यहां पे डी होगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं या फिर अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया। काट दीजिए, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, स्कीमा आपने सुना होगा, जीन पियाजे में स्कीमा, एक्सेलरेशन, ये सब इसी से संबंध में आए, तो ये तो पूरा गलत है। पूर्व ज्ञान जो है बच्चे के सीखने, नए ज्ञान में जो है मदद करता है। परिपक्वता जैसे मैच्योरिटी होता है, इसमें कोई भूमिका नहीं निभाते। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। आंसर हो गया ए। मतलब भी ना पता हो तो टैगवर्ड से ही आंसर सॉल्व कर रहे हैं आप, देखिए, है ना। नेक्स्ट है सातवां, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, जो साफ सुथरा नहीं देख पा रहे हैं, जिनकी आंखों में कमी है, उनमें शामिल करते समय शिक्षक को क्या है, तो ब्रेल एक श्रवण जो है प्रणाली है, बिल्कुल भी नहीं, ब्रेल स्पर्श वाली प्रणाली है। तो यहां पे आंसर हो गया, देखिए ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पे जो है होते हैं और उसी को छू छू करके बच्चा, जैसे इस प्रकार के 6 बिंदु जो है दिए रहेंगे। ठीक है, यह 6 हो गए। अब मान लीजिए ए लिखना है, तो ये ए जो है इस बिंदु को उसने ये 2 टच किया, उसने कहा ये तो ए है। और यहाँ पे ऐसा है तो ये समझा बी है। ठीक है, मैं ब्रेल लिपि नहीं जानता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे इस तरीके से बता रहा हूँ। तो ये एक स्पर्श प्रणाली है। बिल्कुल ब्रेल लिपि के बारे में तो नॉर्मल पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य सा था कि। आठवां है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड जो है विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या हो रही है। मतलब जेड जो है उसके लिए जेड सीखने की तुलना में एक्स जो है, तो एक्स जो है ये मान रही है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है और जेड वो सिंपल मान रही है, क्योंकि वो जेड विषय में रुचि रखती है। अब जेड में रुचि रखती है और एक्स में रुचि नहीं रखती, क्योंकि इसीलिए उसको वो हार्ड लग रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। अब देखिए, ये उसकी याददाश्त से तो कोई लेना देना नहीं है, उसके संज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं। अभिसंज्ञान, इसके संज्ञानात्मक जो है संघर्ष से मतलब है। तो यहां पे जो बच्चा है संज्ञानात्मक संघर्ष से जूझ रहा है, वो जो है यहां पे बस इतना ही समझो, बाकी जो है आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। अब बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का मैंने बताया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत 9 प्रकार की जो है उन्होंने बातें कही थी। जो है विलक्षण बुद्धि का जो है बहुत सारे जो है होती है, म्यूजिक ये सब चीजें बताई थी। अब यहाँ पे 9वें का आंसर देख लीजिए। तो बुद्धि जो है अनुवांशिकीय जो है विरासत में मिलती है। देखिए कह रहा है कि बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिकी जो है मतलब हेरेडिटी विरासत में मिलती है, मतलब माता पिता से जो गुण मिलता है उसी से ही बुद्धि बनती है, ऐसा तो नहीं है। डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हेरेडिटी और इन्वायरमेंट पर टिका हुआ होता है, तो ये तो गलत हो गया। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो मापने की जो है इसकी कोई विधि नहीं है, एग्जाम करा लोगे पास हो जाएगा, पर ये मापन कोई विधि नहीं होती। हो सकता है कि हाँ, ये हो सकता है कि आईक्यू एक टेस्ट होता है कि भाई आईक्यू बच्चे का ये है, लेकिन यहाँ पे सटीक रूप से मापा जा सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कह सकते हैं कि इस बच्चे के आईक्यू 120 है, तो उस तरीके के, तो यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाता है। बुद्धिमत्ता जो है अकादमिक जो है सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, तो ये भी नहीं है। आप अगर क्रिएटिव बच्चा है तो जरूरी नहीं है कि जीवन में वो बहुत अच्छी सफलता कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकता है। अरे सचिन का बेटा जो है क्रिकेट खेलता है, ऐसा नहीं कि उसके पास क्रिकेट के गुण नहीं होंगे, लेकिन वो आज भी फेमस नहीं हो पा रहा है, आज भी अच्छे तरीके से खेल नहीं पा रहा। तो यहाँ पे बुद्धि समय के साथ बदलती है, जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी, या तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी या तो किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि घटती भी जाती है। जैसा कि तरल बुद्धिमानी में जो है कैटल ने जो सिद्धांत दिया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बुद्धि समय के साथ घटती भी जाती है, तो यहाँ पे बुद्धि समय के साथ बदलती जाती है। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर होगा और कोई भी इसको गलत नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत है। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, प्रोग्रेसिव टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं। अब प्रोग्रेसिव टीचिंग में जो है आंसर देखिए, जहां पे बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक संपूर्ण जो है विकास हो रहा हो, तो यहां बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं प्रगतिशील कक्षा में, या फिर बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संघर्ष में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, या फिर अलग जीवन चरण है बच्चे में, क्या बजाय ये स्वाभाविक अच्छे होते हैं और समानता भ्रष्ट होते हैं। यहाँ पे आंसर हो गया बी। मैंने सिर्फ टैगवर्ड, भ्रष्ट टैगवर्ड हो गया, निगेटिव टैगवर्ड है ना, ये भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल करना एक निगेटिव है। यहाँ पे जो है बच्चे को जो है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए असभ्य बोल रहा है, ये भी एक निगेटिव टैगवर्ड है। ठीक है, अब टैगवर्ड का मतलब ये नहीं कि मैंने 20 टैगवर्ड कराए तो उसमें से ये कह दो कि जो है सर
आपने तो ये वाला टैग वर्ड दिया ही नहीं था, भ्रष्ट। अरे भ्रष्ट तो इतना तो पता ही है कि भ्रष्ट जो है, अब कोई लिख के जूता मारने वाली बात कहे तो जूता मारने को जो है टैग वर्ड तो रखना ही है, वो तो आपको टैग वर्ड पता होना चाहिए कि ये जो है निगेटिव टैग वर्ड है, कोई अब्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है तो ये कि निगेटिव है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। 11वें का आंसर है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है, सार्थक तरीके से सुसाधित करता है। तो देखिए, अगर बच्चे को भय और तनाव का वातावरण बनाएंगे तो बच्चा कैसे जो है पढ़ने लिखने में तेज हो सकता है, तो ये तो गलत है। अधिगम केवल बाहरी कारणों से होता है, ये भी गलत हो गया। इस अधिगम की प्रक्रिया दोनों कारणों से होती है, बाहर से भी मिलता है और घर के अंदर से भी मिलता है, स्कूल से भी मिलता है। तो बाहरी और आंतरिक कारणों से द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे जो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। अब लक्ष्य अभिविन्यास मतलब बच्चे का टारगेट यही है, वो टारगेट बना के चल रहा है कि मैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं पढ़ाई करूंगा। तो यहाँ पे अच्छा ग्रेड पाना और दूसरों से बेहतर होने के लिए जो है वो बच्चा कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसका टारगेट है, वो दूसरों से बेहतर होना चाहता है और अच्छे नंबर हासिल करना चाहता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है, ये यहाँ पे टारगेट जो है अभिविन्यास नहीं माना जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए होगा। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यहां पे देखिए आंसर है 13वें का, ये है बच्चे का सीखने के लिए आकलन का मतलब है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआती में जो है एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना, ना कि तुलना करना बच्चे का। यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे बच्चे को ग्रेड प्रणाली के तहत लाना है, यहाँ पे बच्चे के अंतिम परीक्षा जो है शामिल, यहाँ पे सब टैग वर्ड में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के लिए जो है उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। अब नैदान करना मतलब मैंने आपको बताया था, अभी आपको याद आ जाएगा, डायग्नोस। तो मैंने आपको कहा था डायग्नोस कराते हो आपके शरीर का, किसी भी अंग का, किसी भी हिस्से का डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो जहां पे अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये मूलतः इसीलिए होता है कि आपके शरीर के किसी भाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका पता लगाना और उसका निदान करना, ठीक है। उसका कंसल्टेशन होता है, फिर बाद में दवाइयां खा के आप सही करते हैं। तो यहाँ पे बस यही आंसर है, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां पे विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। 101% आयोग चेंज नहीं कर पाएगा, गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को जो है किस रूप में देखते हैं। तो लेव वाइगोस्की का तो आपको पता है कि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे ये सब गलत हो जाता है, आंसर है डी। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो भाई वही करना चाहिए, रट्टा तोता नहीं, कंठस्थ करने का टैग वर्ड हो गया। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कराना गलत हो गया। पारस्परिक अध्यापन का जो है पालन करना। तो यहां पे जो आंसर है 16वें का वो है सी। देखिए यहां पे हतोत्साहित कर देता है, हतोत्साहित नहीं बल्कि अब अगर प्रोत्साहित होता तो आंसर डी हो जाता, लेकिन यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। पारस्परिक अध्ययन के माध्यम से जो है यहां करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, निम्नलिखित में से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक सोच का मतलब होता है एनालिटिकल थिंकिंग। अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन का बताएं जो मैंने आपको पढ़ाया आलोचनात्मक चिंतन, मैंने विवेचनात्मक की जगह आलोचनात्मक चिंतन का कई बार यूज किया, लेकिन मैंने इंग्लिश में बताया। आलोचनात्मक मतलब होता है किसी समस्या को तोड़ तोड़ करके जो है उसकी व्याख्या करना और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो देखिए द्वितीय युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, इसमें तोड़ने जैसा कुछ समस्या का है ही नहीं। आपको 4 देशों के नाम बता देना है कि भैया सर अमेरिका, ब्रिटेन ये सब देश थे, जर्मनी था एक तरफ, दूसरी तरफ रूस और ये सब थे। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारकों का योगदान था। अब यहां पे हम विश्लेषण कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, आलोचनात्मक रूप से थिंकिंग कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान कई भागों में कर सकते हैं कि इसके फैलने का कई कारण थे, है ना। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। 17वें का आंसर होगा बी। 18वें का आंसर है 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या को हल करने के लिए देती है और या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि टीचर जो है उसे डांटेंगे और ये उसे शर्मिंदा करेंगी। ये छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं जो उसकी शिक्षा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो देखिए यहाँ पे 18वें का जो आंसर है यहाँ पे देख लीजिए, 18वें का आंसर में से दोनों ही होंगे यहाँ पे सही, और ये व्याख्या भी कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं 19वें की ओर। जीन पियाजे को डैश डैश को डैश डैश मानता है, तो यहाँ पे देखिए 19वें का आंसर है। अब देखिए आपको इतना तो पता था कि वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में 4 प्रकार की स्पीच बताया था, 3 प्रकार की, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, और पियाजे ने जो है अहम केंद्रित जो है बताया था, ईगोस्ट्रिक जो है बताया था। तो अहम केंद्रित वाक तो आपको याद रखना है, तो यहाँ पे अहम केंद्रित वाक पर यहाँ पे जो आंसर होगा, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, 19वें का आंसर होगा यहाँ पे डी, आत्म केंद्रित वाक, संज्ञानात्मक, अपरिपक्वता का संकेत, और निजी वाक, और स्वनियमित जिसमें जैसे कहते हैं इनर स्पीच। ध्यान रखिएगा, तो प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच तो आपको पता ही है ना, इसको ही तो इनर स्पीच कहेंगे। और निजी स्पीच जिसमें बच्चा एक शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात करता है और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें का देखिए आंसर है बी यहां पे। अब इसको देख लेते हैं बी कैसे। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जो है जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसका कारण है कि लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप जो है होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी है, केवल ए सही है, आर यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 साल की जो है काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, मतलब वो गणित का क्वेश्चन हल नहीं कर पा रही। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए टीचर क्या कर सकती है, तो समस्या को छोड़ने के लिए कह सकती है, और अगले एक पर जाने के लिए कह सकती है, या आगे जाने के लिए कह सकती है, कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर आलंबन जो है प्रदान कर सकती है, मतलब हेल्प कर सकती है, या फिर कड़ी सजा देगी, या फिर समस्या का समाधान दे। तो यहाँ पे बच्चे को कहेगी, प्रोत्साहित करेगी, बच्चे को कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और जब मदद होगी, ज़रूरत होगी तब वो करेगी, मतलब एक टेम्परेरी हेल्प के तौर पे वो काम करेगी। स्कैफोल्डिंग इसको कह सकते हैं, जो कि आपने कई बार जो है इसका वाइगोस्की में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। 22वां है, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गित करने में परेशानी होती है। ठीक है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संशोधित कर सकता है। तो यहाँ पे 22वें का आंसर है, यहाँ पे जो है दोनों ही सही है, और इसकी व्याख्या करता है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से किस विधि में टीचर और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे जो 23वें का आंसर है, यहाँ पे मतलब एक टीचर और विद्यार्थी के बीच में सहयोग की भावना की बात हो रही है, तो इसे कहेंगे हम यहाँ पे ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पारस्परिक अध्ययन कहते हैं। पारस्परिक अध्ययन में जहाँ पे हम एक दूसरे के सहयोग और परस्पर सहयोग से जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पढ़ने की जो है समझ बेहतर होती है, जब वो एक दूसरे की हेल्प करता है, टीचर जो है बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे पारस्परिक होगा, ये ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह डैश डैश होते हैं। तो यहाँ पे 24वें का जो आंसर है वो है जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होता है, यहाँ पे डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन दिया गया है, प्रत्येक बच्चे को खेलने और प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे कथन। 55 एक सार्वभौमिक निर्माण है, बच्चे का सार्वभौमिक निर्माण मतलब शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी रूप में। तो यह व्याख्या भी कर पा रहा है, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। जिन लोगों ने डी लॉक किया वो सभी सही होंगे। आप एक टीचर हैं, शिक्षिका हैं, जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। आलोचनात्मक मतलब समस्याओं को तोड़ तोड़ करके हल करने की जो है खूबी डेवलप कर रही है उसके अंदर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है 26वें का।
तो छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके कई उत्तर सुझाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा था अपसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ना कि बहुविकल्पीय। बहुविकल्पी मतलब अभिसारी प्रश्न, जैसे कि ये क्वेश्चन। तो ये जो है शिक्षण तकनीक का अच्छा नहीं माना जाता है। व्याख्यान देना तो बिल्कुल भी नहीं, विस्तृत नोट्स देना टैग वर्ड से ही देखिए होते जा रहे हैं, ये सब टैग ही वर्ड हैं। परियोजना संभालना, किसी विषय को याद रखना, ये भी हटा दीजिए। 27 अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। कारण है इसका, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती। तो विशेष बच्चों के मुख्य धारा में सीखने की पूरी संभावना होती है, ये तो यहाँ पे गलत कथन दिया गया। समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूल। तो यहाँ पे 27वें का जो आंसर है वो देखिए यहाँ पे है, केवल ए सही है और आर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो मतलब आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है और यह सांस्कृतिक जेंडर के प्रभाव में ध्यान रखता है। तो जेंडर का तो इन्होंने जो है ख्याल ही नहीं रखा था, पुरुषों के बारे में ज्यादा उदाहरण दिए थे, महिलाओं का उदाहरण ही नहीं पेश किया। तो यहाँ पे इसकी तो आलोचना हुई थी, तो इसको हटा दीजिए। नैतिक विकास के प्रगति के सटीक अवस्थाओं की जो है चर्चाएं होती हैं, यहाँ पे निर्दिष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे तो सटीक अवस्थाएं बताई है, 3 स्टेजेस बताए हैं, सब कुछ बताया, तो ये तो 3 यहाँ पे गलत हो जाता है। ए और बी में देखिए, प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, मतलब जो है इसमें जो है टेस्ट हुए हैं। कोलबर्ग ने कई जो है टेस्ट करने के बाद जो है इस विधि को निकाला था, ये बात सही है। हेंज का नियम, कोलबर्ग ने पहले जो है हेंज की दुविधा वाला जो है क्वेश्चन जो आपने अक्सर जो है पूछा जाता है, आपसे बताता हूं मैं पढ़ाने के दौरान, पहले वो उदाहरण ही बताया था और सब लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि भैया जो है बताओ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो आप क्या, अगर आपकी बीवी बीमार है तो क्या आप चोरी नहीं करेंगे अगर आपकी कोई मदद नहीं करेगा? अगर आप चोरी करेंगे तो क्या आपको सज़ा मिलेगी? और अगर सज़ा मिलेगी तो आपको जज जो है सज़ा देने के लायक होगा? इस तरीके के भावनात्मक कुछ क्वेश्चन किए थे, दुविधात्मक स्थितियां पैदा करते। तो यहाँ पे आंसर ए और बी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं आंसर लॉक करता तो ऑप्शन ए ज़्यादातर लॉक करता, या हो सकता है बी भी लॉक कर लेता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मैं कंफ्यूज हूं। ठीक है, ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 29वां है, एक टीचर जो है छात्रों को उसके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है, करके जो है अपनी कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच को समझ बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अपनानी होगी? तो यहाँ पे पढ़ने के अंत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहना, ये नहीं होना चाहिए। आंसर है यहाँ पे बी, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, चलिए 30वां है क्वेश्चन, आखिरी है। विकास के डैश डैश आयाम के तहत भावनात्मक आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे विकास के संज्ञानात्मक आयाम के तहत जो है भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवार, साथियों, इन सब का जो है अध्ययन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से सीडीपी वाला पोर्शन समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 300 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं सीडीपी का। नेक्स्ट जो है वीडियो आपको हिंदी का होगा, उसको भी जो है देख के जाइएगा। सारा जो है आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।